हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। लास्ट लेक्चर हमने कल सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर लाया था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल करके एक टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लाए हैं। आज उसका ही लेक्चर हम लेके आए हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसा मैंने कल भी बताया था कि हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में करते क्या है कि सीरीज़ के n नंबर ऑफ सेल्स भी लेते हैं एंड पैरेलल में भी सेम m नंबर ऑफ सेल्स लेते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब यार हम पता क्या करते हैं, सीरीज़ के लिए मान लो कि हम n नंबर ऑफ सेल्स हम ले रहे हैं सीरीज़ के लिए बहुत सारे, और पैरेलल के लिए ना हम बहुत सारे सेल्स को हम m नंबर ऑफ सेल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। अब हम n इसलिए नहीं रखेंगे ताकि आगे चल के फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न ना हो हमको कि भाई एक जैसी चीज़ें लग रही है, पैरेलल किसका सीरीज़ किसका। इसलिए मैंने ना देखो इतना समझो कि सीरीज़ के लिए मैंने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। n सेल्स कहने किसके लिए लगाया है, सीरीज़ के लिए, एंड m सेल्स मैंने किस टर्म को ये डिफाइन करने के लिए लगाया है, पैरेलल के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस बात पे, ठीक है। तो आइए समझते हैं अब आज इस टॉपिक को। तो देखो इतना समझ आ गया ना कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है। तो देखो ये एक बात है ना कि अगर हम टोटल सेल्स निकालें तो कैसे होगा, n टाइम्स m, मतलब कि इसका मतलब ये है कि सीरीज के n नंबर ऑफ सेल्स एंड पैरेलल के m नंबर ऑफ सेल्स, मतलब दोनों सेल्स का मल्टीप्लिकेशन से हमें ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये है उसका मतलब। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे I, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, EMF remains same in parallel combination, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो EMF रहता है वो सेम रहता है। तो मैं EMF की जगह ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे। चलो एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन 1 को ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि जगह बचाने के लिए, ठीक है। ऐसे तो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ही मानो तुम। तो एन ई नेट की जगह आ जाएगा एन ई, है ना, और ये आ जाएगा आर प्लस आर नेट, ठीक ठीक है। समझ आ गया इतना कैसे कैसे हो रहा है ये, है ना। अब देखो ये एक बात आ गई। अब दूसरा अब हम क्या करेंगे, आई मैक्स इज इक्वल्स टू, चलो आई मैक्स रहने देते हैं, सिंपल अभी हमें करंट फाइंड करना है ना। ये आई मैक्स का भी बाद में करेंगे हम, जब हमें सीरीज और पैरेलल अलग अलग तरीके से करंट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो ये इतना समझ आ गया, अब इसको लिख दो, ठीक, एन ई अपॉन आर प्लस आर नेट। अब ना हमें क्या करना है, ये आर नेट की वैल्यू फाइंड करनी है। ई नेट तो हमें मिल गया, अब आर नेट के लिए देखो, आर नेट जैसा कि हमने सीरीज के लिए निकाला था क्या आता है, सीरीज के लिए जो आर नेट की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एन आर, है ना। एन आर मतलब जब हम एन नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं सीरीज के अंदर, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है आर नेट का वो एन आर आता है। अब इसको पैरेलल में भी सॉल्व करने की कोशिश करो। पैरेलल में कैसे सॉल्व होगा ये देखो, कहाँ पे लिखूँ जहाँ पे जगह भी बच जाए थोड़ी। चलो इतना आप नोट करो, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है, ताकि कम से कम स्पेस का यूज़ हो, ठीक है। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा दूँ, इसको याद रखना, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ वहीं पे, ठीक है। देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक, एन आर ये है सीरीज़ का, ठीक। अब हमें पैरेलल के लिए भी निकालना पड़ेगा। पैरेलल के लिए कैसे होगा, जब सीरीज़ के एन नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो कैसे निकलेगा, 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस डॉट 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 प्लस एम अपॉन एन आर। अब इस चीज़ पे ध्यान दो। अब आप लोग बोलोगे कि एम कहाँ से आया, जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि एम नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं सीरीज में, तो मैंने सीधे एम नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया कि एम नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं तुम्हारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो मैंने इसे एम बाई एन आर से कर दिया। तो आर नेट को ऊपर ले आओ, अब क्या बचा, अब क्या आएगा हमारे पास फाइनल में, एन आर बाई एम, राइट, एम आर बाई एम ये वाला है, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब इस आर नेट की वैल्यू को इसमें डाल दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, आर प्लस एन आर बाई स्मॉल एम। अब एक काम करो, इस एम को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक, और ये स्मॉल m नीचे है, अभी m ऊपर जाएगा, क्या बनेगा m एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, इतना समझ आ गया ना, इतना कैसे कैसे हुआ है। ठीक, देखो कहाँ से करोगे तुम, पहले टोटल सेल्स लिखोगे, डायग्राम तो चलो अलग से बन जाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये इतना पार्ट अलग है, ये यहाँ तक ये अलग है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, ये हमने आर नेट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इतना किया, और सीरीज़ के लिए हमने पहले से निकाल दिया था ये चीज़ है। ठीक, यहाँ से लिखना, और ये पार्ट को इक्वेशन 1 बना के उसके बाद ये वाला वैल्यू लिखना, ये यहाँ तक ये है, इतना है। ठीक है, ये वाला आर नेट तक, ये m टाइम्स तो हमने डायग्राम के साथ बनाया हुआ। ठीक, तो उसके बाद फिर ये लाइन लिख के फिर ये, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये अलग से है, ये सॉल्व किया बस हमने, और ये आर नेट बाई एम एन आर बाई एम, ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, सिंपल। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा पार्ट मिटाते हैं ऊपर से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का। ठीक है, और समझ भी लिया होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं थोड़ा और इसे सॉल्व। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, नेट अब क्या होगा, इसको ऊपर ले आओ। अब ना देखो, हमें ना फॉर मैक्सिमम करंट अब एक केस आएगा यहाँ पे कि जब हमें मैक्सिमम करंट निकालना है ना, तो होगा क्या कि जो इस सीरीज़ में लगे हुए सीरीज़ में लगे हुए रेजिस्टेंस एन आर की वैल्यू एम आर के बराबर हो जाएगी। ठीक, ऐसे ये हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमें मैक्सिमम करंट चाहिए होगा इस पूरे सर्किट के लिए, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की वजह से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक पहला तो हम सीरीज़ के लिए निकालेंगे कि सीरीज़ की वजह से मैक्सिमम करंट कितना आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम पैरेलल के लिए भी अलग से निकालेंगे, पैरेलल में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इस इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं एज इट इज, एम एन ई, ऐसा है ना, एम एन ई अपॉन एम आर, एम आर कैपिटल आर है ना, प्लस एन आर। ठीक, और ये आर यहाँ पे ये वाला एन आर है। ठीक है, ये लोड वाला आर है, लोड रेजिस्टेंस है। ठीक, इतना समझ आ गया कि इतना कैसे आया। तो मैक्सिमम करंट के लिए ना, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात भी समझ आती है, इसको इक्वेशन 2 मानो। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो हमें ना पहले अब हम सीरीज़ के लिए निकालेंगे कि सीरीज़ में कितना करंट आएगा इस मिक्स्ड ग्रुपिंग की वजह से। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम आई मैक्सिमम, इसलिए मैंने उस टाइम बोला था कि मैक्सिमम रहने दो, इस टाइम पे निकालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम करंट अब किस टाइम पे निकालेंगे, इसके लिए अब हम सीरीज़ के लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यही कंडीशन लगा दो। अब जैसा कि ना सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा नहीं था कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, तो जो ये वाला लोड रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू ज़्यादा थी विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। तो उससे क्या हो रहा था कि जो एन आर की वैल्यू थी वो नियरली 0 के बराबर जा रही थी, है ना। ये कहानी सबको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, डिस्कस करी थी हमने ये चीज़ें। तो उससे हुआ क्या, हमें ना ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर एम आर एन आर के बराबर हो जाएगा। तो ये एन आर क्या है, 0 हो जाएगा। तो एम आर एन आर के बराबर लिखे, यहाँ एम आर लिख दो। कैसे होगा देखो, मैं बताता हूँ, देखो कैसे, ऐसे एम आर प्लस एम आर। अब देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे जगह तो नहीं बची, चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। ठीक है, ये इतना तो हो ही गया होगा होप्स आप सबका। चलो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसी के नीचे नीचे हम पैरेलल का भी सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको भी मिटा देता हूँ, ये पूरा। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब समझने की कोशिश करना। देखो अब एम आर देखो, एम आर एन आर के बराबर हो जाएगा, या एन आर की वैल्यू एम आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे एम आर एन आर है, ये एम आर के बराबर आ जाएगा। हम सीरीज़ के लिए निकाल रहे हैं हम, देखो तो आई मैक्स क्या आ जाएगा, एम एन ई अपॉन 2 एम आर, है ना, एम आर प्लस एम आर 2 एम आर। ठीक, ऐसे, और ये एम से ये एम कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा आंसर ये।
अब आप लोग बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था, कहाँ देखा था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सीरीज़ में ना जो लोड रहता है उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आती है सीरीज़ के लिए। सीरीज़ के लिए ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इसी के अपोजिट अब हम पैरेलल का देखते हैं। देखो, और फॉर पैरेलल इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे? देखो अपोजिट कैसे, आई मैक्स क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो एम आर है अब वो एन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी समझा दूंगा मैं आपको क्यों। एम एन ई अपॉन, देखो ये एम आर तो था ही प्लस एन आर भी था अपनी जगह सही। अब एम आर जो है एन आर के बराबर हो गया। यहाँ पे मैंने तभी इस इक्वेशन को लिखा था स्टार्टिंग ही में, ठीक है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन के लिए। तो ये एम आर एन आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एम एन ई अपॉन 2 NR, है ना। और ये एन से ये एन कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी एम ई अपॉन 2R। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, आफ्टर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। तो देखो एक साइड तो ये वैल्यू आई जो कि सेटिस्फाइड है एकदम, है ना, कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए हमारा ये आंसर आया। सीरीज में भी यही चीज़ आ रही थी। कैसे आ रही थी? जब हम सिंपल एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगा रहे थे, जब हम मिक्स ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे थे, तब कैसे आ रहा था आंसर? तब ये आ रहा था कुछ, है ना। कैसे आ रहा था? एन ई अपॉन कैपिटल, सिंपल इतना आ रहा था। लेकिन जब हमने ग्रुपिंग कर दी, जब हमने मिक्सड कर दिए सारे सेल्स, सीरीज में भी मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना के इनका, हम ऐसे तरीके से जब हम बात करें तो ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सीरीज के सेल, है ना। और ये 2R क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस डबल हो गया सीधे जब हमने मिक्सड कर दिया उस सेल्स को, है ना। सो दैट्स वाई। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट भी घटेगा, है ना। ड्यू ये तो ओम्स लॉ में भी ये बात है वैलिड, है ना। सो दैट्स वाई। तो ये बात है। अब सेम पैरेलल में भी हमने जो स्टडी करा था वो कैसा था? पैरेलल में क्या हो रहा था ना कि वोल्टेज तो चलो सेम हो जाता है, ठीक है, ये तो सबको बात पता है। जो उसके सेल्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं एक टाइप से। जो ये लोड रहता है, इस लोड पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। सो उससे क्या होता है, जो आर की वैल्यू होती है ना, एन आर की वैल्यू, एन आर ऐसी बनती है ना इक्वेशन, ऐसे एन ई अपॉन, देखो आर प्लस एन आर ऐसे कुछ बनता है ना। और एन आर की वैल्यू 0 हो जाती है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कुछ ऐसा आता है ना। सिंपल जब मैं पैरेलल की बात करूँ, ठीक है, विदाउट एडिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आता है जिसमें हमारा लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के ये सेल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड जब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आने लगती है। कैसी? ये। और ये एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्स की बात किस में हो रही है? पैरेलल में हो रही है। एम नंबर ऑफ सेल्स की, बहुत सारे सेल्स पैरेलली में कनेक्टेड है। तो ये एम का मतलब वही है जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था। और ये ई क्या है? ईएमएफ। और 2R क्या है? सेल का रेजिस्टेंस, जो कि डबल हो जाएगा किसके लिए? पैरेलल के केस में, जब हम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे भाई, ठीक है। आई होप आपको कन्फ्यूजन ना हो रही हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना है। देखो ये लिख लोगे, इतना हो जाएगा। फिर ये और फिर ये तो चलो इसको मत लिखना, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसको मत लिखना, ठीक। ये बस समझने के लिए लिख सकते हो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। पर चलो ठीक है, लिख लेना, कोई बात नहीं। साइड में भी लिख देना, इसको बीच में मत लिखना, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। फिर ये, यहाँ से ये आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ सीरीज के लिए मैक्सिमम करंट ड्यू टू दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एंड यहाँ से अब हम पैरेलल की जब हम सॉल्व करें, ऐसे आई मैक्स आया एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, और एम आर जो है वो एन आर के बराबर होके 2NR बन के ये हमें वैल्यू दे देगा, सिंपल, ठीक। और ये था पैरेलल का, समझने के लिए अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक। तो ये कहानी थी भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के पूरा टॉपिक की। तो जो हमारा ईएमएफ वाला पार्ट है और ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वाला पार्ट है ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, अब हम एक और टॉपिक समझते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे। देखो इस चैप्टर में ना, जो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना मतलब ऐसा समझो तुम कि इससे सीधे एक ना एक क्वेश्चन उठ के आता ही आता है बोर्ड में। या तो सीधे सीधे पूछ ले तुमसे
कि भाई क्या होता है ये बताओ, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी कौन सा टॉपिक है, ठीक है। देखो देखो भाई, ये तो रही बात मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के पूरे टॉपिक की। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं किस टॉपिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, किरचॉफ्स लॉ। क्या? किरचॉफ्स लॉ, ठीक। ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। स्टार मार्क इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में ना तुम कुछ भी मत करो, ये वाला टॉपिक तो मतलब ऐसा है कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम समझते हैं, अभी समझते हैं इस टॉपिक को। तो किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली हम दो लॉस की स्टडी करते हैं। पहला किरचॉफ करंट लॉ। देखो ये वाला लॉ तो बस इजी है, इसके बाद वाला जो केवीएल है उससे भी बहुत ज़्यादा, उसी से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उठ के, ठीक है। एक है किरचॉफ करंट लॉ, इसको वैसे ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, केसीएल लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या केसीएल बोल दो सीधे सीधे, है ना। केसीएल लिख तो दिया, केसीएल शॉर्ट फॉर्म में, है ना। दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको केवीएल बोल लो, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं बस, ठीक है। हाँ तो ठीक है भाई, तो इतना समझ आ गया। अब देखो इतना लिख लिया। देखो अब हम पहले समझते हैं किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल के बारे में। तो देखो केसीएल क्या कहता है, मैं एक ही लाइन में समझाता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाता हूँ। करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to the current leaving the junction, ठीक। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ अभी। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, इस वायर से कहीं से, ठीक है, इस वायर से कहीं से 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, मान लो +10 एम्पेयर का करंट आ रहा है कहीं इस वायर से। अब होता क्या है कि जो ये 10 एम्पेयर करंट जितना आया इस जंक्शन में, यहाँ पे आया, इस जंक्शन में आएगा, और उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा, लाइक दिस, ऐसे +2 एम्पेयर इधर और +8 एम्पेयर इधर। तो मतलब क्या है मेरे कहने का कि करंट एंटरिंग द जंक्शन विच इज +10 एम्पेयर एंड करंट लीविंग द जंक्शन विच इज -10 एम्पेयर, है ना। इस तरीके से कुछ होता है इस लॉ का मतलब। कि मतलब मेरे कहने का ये कि सिंपल भाषा में बताऊं तो जितना करंट जंक्शन में आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा, बस इतना ही है इसका मतलब, ठीक है। बाकी ऐसे कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है इसमें ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये था पहला लॉ किरचॉफ का, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलो अब हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा केसीएल लॉ तो हो गया कंप्लीट। अब हम समझते हैं ये वाला लॉ, केवीएल लॉ। इसमें तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वैसे ज़्यादातर, ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आ जाऊँगा आपके लिए केवीएल में, ठीक है। बाकी केवीएल को अभी हम पहले समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखो मतलब अलग सा लेक्चर लेके आऊँगा मैं केवीएल के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। देखो भाई अब हम समझते हैं केवीएल का लॉ कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के क्या कहता है। इसका लॉ का मतलब क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। नेट सम वोल्टेज अक्रॉस द लूप। अभी मैं समझाता हूँ आपको कि मैं इतने शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैश या फिर क्या बोल लूँ मैं, क्या बोल लूँ, लूप जैश या जंक्शन बोल लूँ सीधा, ठीक है। जंक्शन भी बोल सकते हैं। जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 0। द नेट सम वोल्टेज अक्रॉस द क्लोज लूप हो सकता है, वैसे क्लोज ही होता है ना, सर्किट खुला थोड़ी रहता है, क्लोज बोल लेते हैं, ठीक है। क्लोज लूप मैश। अब आप लोग बोलेंगे कि मैश क्या है, मैश मतलब होता क्या है। देखो मतलब ना जैसे तुम्हारे पास एक ये ऐसा कुछ दे दिया, मतलब है ना ऐसा, ये ऐसे ये कुछ दे दिया, मतलब जो ये होता है ना ये क्लोज लूप होता है। इसको ना मतलब क्लोज लूप भी बोल सकते हो,
मैश भी बोल सकते हो, जंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके और नाम भी बोल सकते हैं, मतलब तुम कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, मैश लॉ, किरचॉफ वोल्टेज जंक्शन लॉ, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब इसके नाम है, मतलब एक टाइप से, बस ऐसे ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सबका सेम है ये, कि ये इसी की बात हो रही है, मतलब, है ना। तो अभी देखो, तो ये बात है इसके डेफिनेशन की। तो आइए अब हम समझते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आखिर हम कैसे, मतलब कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो चलो थियोरेटिकल बात थी, आइए समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो मैं साइड होके एक बार ये लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा आप सबने होप सो। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझते हैं एंड इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है भाई। मतलब कि केवीएल में ज़्यादातर मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब एक टाइप से, ठीक है। डेफिनेशंस भी आती है, ठीक है। डेफिनेशन भी सीधे मैं वही बोल रहा हूँ कि जो किरचॉफ लॉ है ना, इससे ज़्यादातर उठ के कभी कभी डेफिनेशंस आ जाती है। या तो तुमसे पूछ ले कि केसीएल लॉ क्या होता है, या पूछ ले कि केवीएल लॉ क्या होता है, और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाए, और उसको भी करने की एक मेथड होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, ये ऐसे प्लस माइनस 200 वोल्ट्स की इधर बैटरी लगी है, और 38 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये एक और बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, प्लस माइनस 10 वोल्ट्स की, ठीक। देखो, जो ये किरचॉफ लॉ है, वोल्टेज लॉ है जो, ये किस केस में वैलिड होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। व्हेन मोर देन 2 बैटरीज, मेरा मतलब इसमें शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है कि ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए ये बात, ज़्यादा घुमा फिरा के ना बोलूँ, कि वोल्टेज लॉ जो है ये किस चीज़ों पे वैलिड होता है, कि जब हमारे पास ना ऐसे टाइप का कुछ केस आ जाए कि मतलब एक से ज़्यादा बैटरी, या 2 बैटरी, 3 बैटरी, है ना। तो उस वजह से हम केवीएल लॉ को लगा सकते हैं, ऐसे उसी केस में लगा सकते हैं हम, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। अब देखो, एक और चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, जैसे कि मान लो ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, जिधर पे भी तुम्हें ना, मान लो कि जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो देखो, आई एम सॉरी, देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी लगी है, और यहाँ पे लोएस्ट वोल्टेज की। तो तुम प्रीफर क्या करोगे कि जिस साइड सबसे हाईएस्ट वोल्ट की बैटरी लगी है वहीं से ही करंट फ्लो कराओगे तुम, ठीक है। हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा। जैसे चलो अभी सॉल्व कराता हूँ मैं तुमसे, देखो ये क्या होगा, देखो यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे, है ना, ऐसे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो करंट की जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ऐसी होती है। तो देखो करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के इस बैटरी में जाएगा, इसके पॉजिटिव साइड पे जाएगा, और फिर यहाँ से निकल के घूम फिर के इधर आएगा। अभी बताता हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ से पहले करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे में चलेंगे आगे की तरफ। देखो पहले यहाँ पे आएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, है ना। और करंट देखो, यहाँ से जो I है, रेजिस्टेंस कितना है, 38 ओम, तो वोल्टेज हो जाएगा कितना, 38I, सही है। तो यहाँ पे जो V नेट निकलेगा ना, देखो कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो V नेट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी सीधा सीधा, ऐसे V2 प्लस V3, ऐसे टाइप का कुछ ये केवीएल लॉ कहता है कि मतलब नेट सम वोल्टेज है जिस पूरे लूप का, या मैश का, या जंक्शन का, उसकी वैल्यू 0 होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये समझने वाली एक बात थी इसमें। देखो तो ये एक बात है, देखो यहाँ पे जो ये है, ये कैसे बनेगा, इज इक्वल्स टू के साइन लगा दो, 38I, ठीक है, 38I सिंपल, ये मैंने लिख दी वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है। I इंटू आर, आई इंटू आर वी। तो देखो इधर से घूम के आएगा, इस बैटरी पे जाएगा पॉजिटिव साइड से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, +10। अब मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव साइड होती, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाती, ऐसे -10 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी प्लस साइड से जुड़ा है तो हम प्लस लिखेंगे। देखो फिर ये करंट ऐसे जाएगा और इधर आएगा इसके नेगेटिव टर्मिनल पे, तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा तो इसकी नेगेटिव साइड की बैटरी पे कनेक्ट हो गया, करंट जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा -200, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। साइंस का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिस साइड पे करंट जाएगा, किस उस पे जाएगा, मतलब किस पॉइंट पे जा रहा है, मतलब ये प्लस साइड है तो प्लस आएगा, माइनस साइड पे जैसे यहाँ पे माइनस साइड पे गया तो माइनस आ गया, ठीक है। और वैल्यू रख दो, देखो ऐसे कुछ करके वैल्यू रख दो 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ।
एंड एट सम वोल्टेज विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझ आ गया कि कैसे करना है ये वाली। अब देखो, अब इसे सॉल्व करो, तो इतना आपने कर लिया, अब इसे सॉल्व करो, कैसे होगा 38i माइनस 190 इज इक्वल्स टू 0। अभी 190 उधर जाएगा, है ना, i इज इक्वल्स टू 190। अभी i की वैल्यू को एक साइड रखिए, 190 बाई 38 करो, कैसे होगा 38 19 एक 5 40 17 हाँ, तो ये आ जाएगा 5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये ऐसे तरीके से हम कुछ केसीएल लॉ का यूज़, केवीएल लॉ का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आ गया तो समझ जाना कि इस तरीके से पैटर्न होता है इसका सॉल्व करने का। ठीक, पहली बात मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, पहली बात, जिधर साइड हायर वोल्टेज की बैटरी लगी होगी उधर ही से करंट फ्लो कराओगे तुम हमेशा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स ही आए, हमेशा हायर साइड की वोल्टेज से करंट फ्लो होगा हमेशा तुम्हारा। ठीक है, और जब भी ऐसा कुछ आएगा ना रेजिस्टेंस के साथ इधर जुड़ेगा तो ये इस तरीके से आया है, मतलब ये, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 38 आया कहाँ से आया। और +10 क्या है, ये तो वोल्टेज ही है ना, तो इधर से करंट इधर जाएगा तो ये आ जाएगा +10, इसके प्लस साइड से जुड़ के +10, और इधर माइनस से जुड़ के -200 इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ। तो अब इसे सॉल्व करो, सिंपल, इतना तो सबको आ ही जाएगा करना। ठीक है, तो इस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, एंड डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखा दी इससे रिलेटेड। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये आज का लेक्चर है ये समझ में आया होगा, हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।